गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। तो आज 6 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के आर्टिकल्स कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट है आपका रीचिंग आउट टू द अनडिजायरेबल्स। सेकंड आर्टिकल है आपका द की टू रीवाइटलाइजिंग इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम। यहाँ पे दो आर्टिकल है कि लाइफ आफ्टर डेथ, और यहाँ पे एक आर्टिकल है ट्रू मैटर। ठीक है, तो ये चारों आर्टिकल में आज हम लोग एक ही आर्टिकल पे डिस्कशन करेंगे। बाकी के तीन आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। आप एक बार इन्फॉर्मेशन के लिए गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा बोला है कि कश्मीर के इश्यू को सॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल डायलॉग की सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक जनरल बात है, यूपीएससी के प्रिपरेशन में ये बात हम लोग करते ही आए हैं जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है तब। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे जो हम लोगों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, उसके बारे में है कि इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है, तो उन पे अलग से अब ध्यान दिया जाना चाहिए ज्यादा, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ ये आर्टिकल उनके बारे में है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप गो थ्रू कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एनालिसिस करना है तो यही कि स्पोर्ट्स में इंडिया का परफॉर्मेंस क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल भी नहीं, ये आर्टिकल पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि द की टू रिवाइटलाइजिंग इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल एक बार आप लोग पढ़ोगे तो आपको कुछ एक चीजों का आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन की चीजों को लेकर बात की गई है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्वेशन सिस्टम पढ़ना है, जो अनामत की प्रथा चलती आ रही है, वो आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि इंडिया की जो अपनी रिजर्वेशन सिस्टम है, तो आप SC ST रिजर्वेशन का पूरा एक नोट या फिर पूरा अलग सेक्शन रखो। ठीक है, ओबीसी रिजर्वेशन सिस्टम का एक पूरा नोट या फिर एक पूरा सेपरेट टॉपिक अलग से रखिएगा। ठीक है, और तीसरा जो भी आया है कि रिजर्वेशन फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो SC ST में भी नहीं आते, ओबीसी में भी नहीं आते, वो अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी, उनके लिए रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये तीन सेक्शन में आप लोग ये पूरा रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया का स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग ये तीनों चीजों पे तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तीनों बहुत ही वास्ट टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस चीज की बात की गई है, ठीक है, ये आज के द हिंदू में जो टॉपिक की बात की गई है कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, अदर बैकवर्ड कास्ट के रिजर्वेशन के लेकर यहाँ पे कुछ कुछ डिस्कशन किया गया है जो हम लोग करेंगे। ठीक है, ये इन केस इन फ्यूचर न्यूज में SC ST का कुछ आता है तो हम लोग वो भी देख लेंगे डिटेल में। ठीक है, अनरिजर्व वाला आता है तो वो भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे, पर आज हम लोग देखेंगे ओबीसी रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में किस तरीके से है, क्या प्रोविजंस है, जिसमें आपका ये आर्टिकल का कंटेंट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगर ओबीसी दैट इज अदर बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो बात चालू कुछ होती है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि 1991 में बीपी मंडल कमीशन। ठीक है, 1991 में बीपी मंडल कमीशन करके कमीशन बैठा था। ठीक है, बीपी मंडल स्टैंड्स फॉर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, अगर आपको पूरा नाम याद रखना हो तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल करके एक मंडल कमीशन बैठा था। क्या क्या उसका मेन पर्पस था, तो उसका मेन पर्पस ये था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SEBC
एसईबीसी के लिए उसको क्राइटेरिया सेट करने हैं, ठीक है। ये कमीशन को एसईबीसी, ये जो कास्ट है, ये जो क्लास है हमारी इंडियन सोसाइटी में, उसके लिए क्राइटेरिया सेट करने हैं कि अगर उनको रिजर्वेशन देना है, जॉब में रिजर्वेशन देना है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देना है, तो क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक है। तो ये पर्पज से ये कमीशन बिठाया गया था 1991 में, ठीक है, जिसको सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन भी बोलते हैं ये बीपी मंडल कमीशन को 1991 में, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन के, अगर ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब आया था, ठीक है, कौन था उसका, मतलब जैसे ये बीपी मंडल कमीशन है तो उसका नाम क्या था, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या आया था। जैसे बीपी मंडल का अभी मैं आपको बोलूंगा कि इसमें ये चीज फुलफिल हुई थी, ये चीज रिजल्ट में आई थी, तो आप लोग मुझे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब आया था, ठीक है, कौन उसको हेड कर रहा था और उसका रिजल्ट क्या आया, वो लोग मुझे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो बीपी मंडल कमीशन के रिजल्ट में कमीशन ने ऐसा डिक्लेयर किया कि अब से 11 इंडिकेटर्स रहेंगे जो आपके डिवाइडेड होंगे सोशल सेक्टर में, ठीक है। सोशली कुछ इंडिकेटर्स हम लोग देंगे आपको, एजुकेशन के कुछ इंडिकेटर्स होंगे और कुछ इकोनॉमिक क्राइटेरिया होंगे, सॉरी, कुछ इकोनॉमिक क्राइटेरियाज होंगे। तो ये तीन अलग अलग सेगमेंट में, ये तीन अलग अलग एस्पेक्ट पे, सोशल एस्पेक्ट, एजुकेशनल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये टोटल तीन एस्पेक्ट पे उन लोगों ने 11 इंडिकेटर्स दिए कि अगर ये 11 इंडिकेटर्स में एक नंबर से ज्यादा या फिर कुछ एक नंबर से कम आपका होता है, ठीक है, तो आप एसईबीसी कैटेगरी में आओगे। तो ये रिजल्ट था बीपी मंडल कमीशन का। इनके हिसाब से, मंडल कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से 27% जितना रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसी को, ठीक है, ओबीसी को 27% जितना रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। और ये कमीशन ने बोला कि ऐसी वाली कास्ट जो ये 11 इंडिकेटर्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, जो लोअर परफॉर्म कर रही है 11 इंडिकेटर्स में, ऐसे कुछ 3743 जितनी कास्ट्स है, ऐसी हमारे भारत में, ऐसे इंडिया में 3743 ऐसी कास्ट है जो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही, जिनको 27% रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बात की गई थी 1991 बीपी मंडल कमीशन में ओबीसी को लेकर, अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर एसईबीसी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को लेकर, ठीक है। तो आपको यहाँ से ओबीसी रिजर्वेशन चालू होता है, यहाँ से कुछ बात चालू होती है। तो फर्स्ट स्टेज कुछ ये है, ठीक है, उसके आगे भी कुछ है ये जो मैंने आपको पूछा है, ठीक है। तो ये एक बात होती है। इसके बाद सेकंड चीज आती है कि ये बीपी मंडल कमीशन के रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे कुछ इश्यूज उठे, ठीक है, कुछ इश्यूज उठे। जो इशू सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा सोनी केस 1992 के करीब करीब, ठीक है, इंदिरा सोनी केस 1992 में वो इशू को रिजॉल्व किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो सेकंड स्टेज आपको ये पढ़ना रहता है ओबीसी में कि इंदिरा सोनी केस क्या था, उसमें क्या बोला गया था, ठीक है। तो जो भी इश्यूज उठे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व करने के लिए अपने जजमेंट में कुछ ऐसा बोला कि 27% जो क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है, वो बराबर है, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला कि ये क्राइटेरिया बराबर है, उसको वैसा का वैसा ही रहने दो। पर गवर्नमेंट ने तब के टाइम पे कुछ जो 10% और रिजर्वेशन दिया था इकोनॉमिक के बेस पे, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे अलग से कुछ जो 10% रिजर्वेशन दिया था, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है। जो इकोनॉमिक बेसिस पे, सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे 10% दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है। तो ये दूसरा जजमेंट में दूसरी बात ये थी। दूसरा ऐसा बोला, ठीक है, उसके अलावा ऐसा बोला कि आपका जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी रिजर्वेशन जाता है टोटल
वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेस देन 50% ही आपका रिजर्वेशन हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये एक चीज बोली गई थी। और एक नया कंसेप्ट ऐड किया था जो है क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब से ओबीसी में, ठीक है, अब से ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आपका आता है क्रीमी लेयर। तो क्या है क्रीमी लेयर, मतलब क्या होता है? तो क्रीमी लेयर का मतलब ये है, ठीक है, कि ओबीसी सेक्शन का, ठीक है, जितने भी ओबीसी कास्ट है इंडिया में, जितने भी लोग हैं अलग अलग जाति के, उनमें जो अपर लेयर है, क्रीमी लेयर अपर लेयर है, जो इकोनॉमिकली ठीक ठाक है, बराबर है पैसे, सोशली भी बराबर है, एजुकेशनल क्राइटेरिया भी उन लोगों ने अच्छे से फुलफिल किया है, कुछ ऐसा इन जनरली अगर बोला जाए तो उन्होंने बोला कि ऐसे वाले लेयर को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो लेयर को ओबीसी में से, ओबीसी का जो फायदा है वो नहीं रहेगा, ऐसा। ठीक है, तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंदिरा शानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो अब सरकार की बात आई कि अब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, किसको रखे और किसको नहीं रखे। ठीक है, क्रीमी लेयर में किसको रखे और किसको नहीं रखे। तो इसके लिए 1993 आर एन प्रसाद कमीशन, ठीक है, सॉरी, आर एन प्रसाद कमीशन बिठाया गया था। क्या पर्पस था इसका? तो वही के क्राइटेरिया सेट करना है। किसके लिए? तो ओबीसी में भी क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है, ओबीसी में क्रीमी लेयर जो है उसके लिए क्राइटेरिया सेट करने के लिए आर एन प्रसाद कमीशन 1993 में बिठाया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला भाई कि कौन रहेगा कौन नहीं? तो इन्होंने बोला पहला ये, ठीक है, कि जिसकी भी इनकम, सॉरी, हाँ, पहला उन्होंने ये बोला कि कौन से लोगों को, कौन से लोग क्रीमी लेयर में आएंगे? तो जिनके भी पेरेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड की है उन्होंने, ठीक है, जिनके भी पेरेंट उन्होंने या तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है होल्ड की है, या फिर गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए सर्विसेज में है। ठीक है, आपको आइडिया होगा ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज क्या होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए सर्विसेज में है, ठीक है, इधर ऑफ द पेरेंट या फिर बोथ ऑफ द पेरेंट। तो उन वो लोग आएंगे क्रीमी लेयर में, उनको ये ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये एक चीज बोली थी। उसके अलावा उन्होंने दूसरा क्राइटेरिया ये रखा कि भले अगर कोई डायरेक्ट ग्रुप ए सर्विस में नहीं है, भले अगर कोई डायरेक्ट ग्रुप ए सर्विस में नहीं है, पर अपने लाइफ टाइम में वो प्रमोशन से, ठीक है, ग्रुप ए सर्विस में नियुक्त होते हैं, उनके पेरेंट जिनको ये बेनिफिट मिलने वाला है, उनके पेरेंट अगर प्रमोशन से ग्रुप ए सर्विस में अपॉइंट होते हैं, कब? बिफोर 40 ईयर ऑफ एज। ठीक है, बिफोर 40 ईयर ऑफ एज, 40 साल के हो जाए उनसे पहले अगर प्रमोट होकर ग्रुप ए सर्विसेज जा रहे हैं तो भी वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे, उनको भी ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया ये रखा कि अगर किसी के पेरेंट, ठीक है, अगर किसी के पेरेंट आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, ठीक है, कर्नल की इक्विवेलेंट पोस्ट पे है, कर्नल या फिर उससे ऊपर की पोस्ट पे है, तो उनको भी क्रीमी लेयर के तौर पे गिना जाएगा। उसके अलावा चौथा इकोनॉमिक क्राइटेरिया था। ठीक है, उसके अलावा चौथा इकोनॉमिक क्राइटेरिया था कि जिनके भी पेरेंट की इनकम 8 लैक्स पर एनम, ठीक है, 8 लैक्स पर एनम रहेगी, उनको भी क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये इनकम मैं आपको प्रेजेंट डेट के लिए बता रहा हूँ। ये इनकम का क्राइटेरिया है जो हर 3 साल में चेंज होता रहता है, हर 3 साल में ये रिवाइज होता रहता है। ठीक है, तब के टाइम पे कुछ कम रहा होगा, आज 8 लाख है, 2-3 साल बाद कुछ और हो जाएगा रिवाइज होके। ठीक है, तो जिनके भी इनकम 8 लाख पर एनम से ज्यादा रहेगी वो क्रिमिनल लेयर में आएगा।
ठीक है, मतलब जिन पे भी पेरेंट की। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो आर एन प्रसाद कमीशन ने सेट किए थे कि कौन क्रीमी लेयर में रहेगा और कौन नॉन क्रीमी लेयर में रहेगा। ठीक है, तो ये एक बात है। अब बात आई यहाँ तक, ठीक है, कि यहाँ तक तो ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थोड़ा हो गया। अब आते हैं ये न्यूज आर्टिकल पे कि इसमें क्या बोला है। ठीक है, इसको मैं जाने दे रहा हूँ। अब आप एक बार नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, तो अब बात आती है आर्टिकल में। क्या आर्टिकल में क्या बोला है, तो आर्टिकल में एक और कमीशन का नाम बोला है। ठीक है, आर्टिकल में एक और कमीशन का नाम बोला है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का मेन कंसेप्ट ये है, ये मेन कंटेंट ये है कि भाई ये जो ओबीसी क्राइटेरिया दिए गए हैं, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो क्या ये कुछ क्राइटेरिया रिवाइज करने की जरूरत है? ठीक है, ये जो भी क्राइटेरिया दिए गए हैं उसको पहले स्टडी करो, या फिर कुछ रिवाइज करने की, कुछ भी इसमें चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए अभी रिसेंट में नया एक कमीशन बिठाया गया है। ठीक है, उसके लिए अभी 2017 के आसपास, ठीक है, जस्टिस जी रोहिणी, ठीक है, वो भी वही था, जस्टिस आर एन प्रसाद कमीशन था। ठीक है, जस्टिस आर एन प्रसाद लिख दीजिएगा, सिर्फ आर एन प्रसाद नहीं है, सेम विद इसके जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बिठाया गया है। ठीक है, तो आपसे अभी एक दूसरा क्वेश्चन कि ये जो सारे मैं कमीशन के नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मंडल कमीशन हो गया, आर एन प्रसाद कमीशन हो गया, रोहिणी कमीशन हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं? ठीक है, ये जो सारे कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं और वो क्या बोला गया आर्टिकल में, ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि सबसे पहला कमीशन कौन सा था, फर्स्ट बैकवर्ड कास्ट कमीशन कौन सा था, एंड सेकंड इज के आपका कौन से आर्टिकल के तहत ये सारे कमीशन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन को बोला गया, ठीक है, उनका मेन पर्पज ये था ये कमीशन सेटअप करने का कि जो भी इन इक्वालिटी है, ठीक है, जो भी ये इन इक्वालिटी है रिजर्वेशन में, स्पेसिफिकली ओबीसी में, ऑब्वियसली, ठीक है, ये ओबीसी रिजर्वेशन में जो भी इन इक्वालिटी है, ठीक है, उनको पहले तो आप स्टडी कीजिए कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर कुछ रिवाइज करने की जरूरत लगती है तो आप अपने हिसाब से कुछ पैरामीटर्स सेट कीजिएगा, इस तरीके से कुछ वापस से रिक्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स सेट कीजिए। ठीक है, और जो भी एरर्स है उसको एलिमिनेट करने का बोलिए। ठीक है, जो भी एरर्स आपको दिख रही है रिजर्वेशन सिस्टम में उसको एलिमिनेट करने के बारे में कुछ बोलिए। ठीक है, तो ये कुछ दो चार चीजों के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, 2017 में। तो यहाँ पे ये कमीशन के बारे में लिखा गया है। तो कमीशन का रिजल्ट क्या था, फाइंडिंग्स या फिर रिजल्ट या फिर आउटपुट, ठीक है, या फिर रिपोर्ट, कुछ भी बोल रहा हूँ। तो कमीशन ने कुछ रिपोर्ट इस तरीके से दिया, पहला तो, ठीक है, कि हाँ प्रॉब्लम्स है, ओबीसी रिजर्वेशन जो भी दिया जा रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है। तो किस तरीके की प्रॉब्लम, तो कमीशन ने ऐसा बोला रिपोर्ट में कि 97% जितनी जो जॉब या फिर एजुकेशनल रिजर्वेशन है, 97% जितना जॉब का या फिर एजुकेशन का जो रिजर्वेशन है ओबीसी में, ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ 25% सब कास्ट को जा रहा है। ठीक है, 25% जितनी सब कास्ट, जैसे हम मैंने बोला था कि 3700 करीब करीब जितनी कास्ट है, तो 3700 में से सिर्फ 25% जितनी सब कास्ट को ही 97% जितना रिजर्वेशन का कोटा जा रहा है। तो भाई ये ऑब्वियसली इन इक्वल रिजर्वेशन हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें से भी 25%, ठीक है, ये 97 में से भी 25% जितना रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ 10 कम्युनिटीज को मिल रहा है। ठीक है, तो कितना डोमिनेंस ज्यादा है वो 10 कम्युनिटी का, जो 25% जितना रिजर्वेशन 97 में से ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया ऐसे इधर उधर है या फिर कुछ तो इशू है जिसकी वजह से ये इन इक्वालिटी देखने को मिल रही है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ये जो सब कास्ट, ये जो कम्युनिटी है गलत तरीके से रिजर्वेशन ले रही है, पर क्राइटेरिया कुछ ऐसे है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये इनइक्वल नंबर्स हमको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, 980 के करीब करीब, ठीक है, 980 के करीब करीब कुछ ऐसी ओबीसी कम्युनिटीज है जिनको 0% रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, जिनको कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रहा, ना जॉब में, ठीक है, ना एजुकेशन पे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और बाकी की 900, ठीक है, और 900 के करीब करीब ऐसी सब कास्ट या फिर ऐसी कम्युनिटीज है जिनको सिर्फ 2% के करीब करीब, ठीक है, 2% के करीब करीब रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कमिटी ने डेटा दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, जो उनको बोला गया था कि आपको इन इक्वालिटी चेक करनी है, ठीक है, तो उन्होंने कुछ ये बोला कि हाँ भाई इन इक्वालिटी दिख रही है और इस तरीके से कुछ इन इक्वालिटी दिख रही है। ठीक है, तो ये फाइंडिंग्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो फिर अब यहाँ से डिस्कशन पूरा मेन एग्जाम स्पेसिफिक आता है कि क्या इश्यूज है इसके, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, इश्यूज तो ये आपको दिख गए कि ये इतना इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके रीजन क्या है, जो ये पूरे आर्टिकल में इसके रीजन और इसके प्रोबेबल एक दो सॉल्यूशन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो रीजन इसका क्या है, तो भाई वही है इनएडिक्वेट डेटा। इनएडिक्वेट डेटा, सरकार के पास, ठीक है, सरकार के पास प्रॉपर डेटा ही नहीं है जिससे वो लोग क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल, सॉरी नॉन क्रिमिनल है, वो सारा चीज डिसाइड कर सके। तो ऐसा कोई प्रॉपर डेटा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास जिससे वो सब कैटेगराइज कर सके। ठीक है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे डेटा का ही है, ये रीजन। ठीक है, सॉल्यूशन में उन लोगों ने क्या बोला है कि जो अभी थोड़े टाइम से बात उठ रही है डिस्कशन में, आप लोगों ने भी देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, कि कास्ट बेस्ड सेंसस, ठीक है, सॉरी, सेंसस आपको पता होगा हर 10 साल में हमारी कंट्री में किया जाता है। ठीक है, सेंसस, इसमें अलग अलग डेटा इंडिविजुअल का लिया जाता है। तो ये भी एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है कि कास्ट बेस्ड सेंसस करो। ठीक है, तो पता चलेगा हाँ भाई कौन सी कास्ट का कितना नंबर है, कहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ पे नहीं है, इकोनॉमिकली उनका क्या स्टेटस है, सोशली क्या स्टेटस है, एजुकेशनली क्या स्टेटस है, हर एक चीज, ठीक है, कास्ट के बारे में पता चलेगी। तो डेटा प्रॉपरली हम लोग ले पाएंगे तो उसकी मदद हमको पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, अच्छी पॉलिसी हम लोग बना पाएंगे हर एक कास्ट को टारगेट करते हुए। तो ये एक प्रोबेबल सॉल्यूशन अभी के लिए है। ठीक है, तो बस ये सारी कुछ बात है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए कि 1991 में मंडल कमीशन क्या क्राइटेरिया थे, क्या नहीं थे, क्या रिजल्ट था उनका। उसके बाद इंदिरा स्वामी केस का जजमेंट आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आर एन प्रसाद के क्राइटेरिया जो उन्होंने क्रीमी लेयर को लेकर दिए थे, वो क्राइटेरिया आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, ये जी रोहिणी कमीशन की क्या फाइंडिंग्स है, क्या उसका पर्पस था, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ आपको आइडिया होनी चाहिए। प्री के लिए आपको ये सारे कमीशन जजमेंट वो सारी चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ ही परसेंटेज। और मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको ये सारी चीजें कि इश्यूज क्या आ रहे हैं, रीजन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, सेंसिटिव टॉपिक है रिजर्वेशन, तो अनबायस्ड तरीके से हर कोई एस्पिरेंट इसकी प्रिपरेशन करे, यही अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो दो क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछे, प्लीज उसके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि पहला कमीशन कौन सा था और उनके उसका रिजल्ट क्या था, और सेकंड इज कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से ये कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो बस आज के आर्टिकल का प्रिपरेशन स्टडी आप लोग कुछ इस तरीके से डिटेल में कीजिएगा कॉम्प्रिहेंसिवली के, ताकि आपके जो मैंने तीन चीजें बोली थी, ठीक है, जो मैंने आपको तीन चीजें बोली थी कि रिजर्वेशन में तीन चीज होनी चाहिए, एक एससी एसटी रिजर्वेशन आपको करना रहता है, ठीक है, दूसरा ओबीसी रिजर्वेशन करना होता है, और तीसरा अनरिजर्व्ड वाला, ठीक है, अनरिजर्व्ड वाला आपको करना रहता है, जिसमें से एक आपका डिटेल में हो जाना चाहिए, यही फ्लो में इसी तरीके से। ठीक है, चलिए, कुछ भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।
बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।